हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का वीडियो खासकर ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए है जो कि क्यूज में आते हैं पर डे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे बिहार दरोगा की तैयारी करवाई जा रही है, तो पर डे क्यूज होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि मैम आप जो भी क्यूज में होमवर्क मिले उसे यूट्यूब पे डाल दिया कीजिए। मैं टाइम नहीं मिल पाता है क्यूज में, तो वो आ जाते हैं लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है, तो पढ़ने का टाइम मौका नहीं मिलता, इसलिए आपका चैनल अच्छा लगता है तो मैं वहाँ से देख लिया करूँगा, इसलिए आप रिकॉर्ड करके वहाँ पे डाल दिया करना। तो जैसा कि आप क्यूज चल रहा है तो आज का पूरा वीडियो क्यूज वाले स्टूडेंट के लिए जो पर डे आ रहा है, तो उनके लिए जो कि ऑफलाइन चलता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे बिहार दरोगा की तैयारी करवाई जा रही है, तो यहाँ पे क्यूज भी चल रहा है और सेट भी पर डे मारा जा रहा है। तो यदि आप लोग को भी ऑफलाइन जुड़ना है तो आप लोग जुड़ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्यूज का एड्रेस डाल दूँगी। तो जिनको तैयारी करना है तो क्यूज के साथ साथ सेट भी लगाने यहाँ पे लग रहा है तो आप लोग कर सकते हो। तो ये उन्हीं के लिए, जैसा कि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट को अभी लूसेंट बुक कवर करने का सबका टारगेट है। तो लूसेंट बुक अभी चल रहा है जिसमें आप लोग को 4 सब्जेक्ट चलते हैं। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, हिस्ट्री का 54 से सारे पहले वाले पेजेज कवर हो चुके हैं, तो पेज नंबर 54 चल रहा है। ज्योग्राफी का पेज नंबर 73 का लोग के होमवर्क में मिला था। वहीं पॉलिटी का 169 से 170 मिला है। और हाँ, सारे स्टूडेंट बिहार दरोगा के लिए और बीपीएससी वाले स्टूडेंट, तो उनको पता है कि करेंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है। तो करेंट अफेयर का पर डे 1 टॉपिक चलता है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा करेंट अफेयर का टॉपिक में आपको कि जनवरी से दिसंबर दिवस पूरा दिया गया था। पॉलिटी में भी दिया गया 2 पेज, ज्योग्राफी में 1 पेज और हिस्ट्री में 1 पेज। तो इतना ही होमवर्क मिलता है ताकि नेक्स्ट डे सारे स्टूडेंट को याद हो जाए। यहाँ पे नंबर भी मिलते हैं, 2 स्टूडेंट विनिंग टीम भी होता है। तो उन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत डिमांड कर रहे थे कि यूट्यूब पे अपना वीडियो डाली जो भी होमवर्क मिले, तो क्यूज वाला होमवर्क का ये वीडियो है। तो यदि आप लोग जो कि ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो आपको अच्छा लगे तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यदि नए हो। और क्यूज में पर डे होमवर्क वाला वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके बोल देना, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में भी डाल दूँगी। नहीं तो इसे अनलिस्टेड करके उन सारे स्टूडेंट को पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो जैसा सही लगे आप लोग कमेंट कर देना, ठीक। तो क्यूज वाले स्टूडेंट के लिए जो कि क्यूज इतना आज के वीडियो में इतना टॉपिक कवर होगा, तो आप लोग यहाँ पे, तो आप लोग को यहाँ पे हिस्ट्री का दिख रहा होगा। जैसा कि आप लोग को मैंने अभी जस्ट बताया कि हिस्ट्री का क्या होमवर्क मिला है। तो आज के भी होमवर्क में मिला था, जैसा कि 20 तारीख को होमवर्क में मिला है इनकलाब, मतलब कि वचन एवं नारे और उनसे संबंधित नाम। तो पहला है इनकलाब जिंदाबाद। तो आपको पता होना चाहिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किन्होंने दिया था, तो भगत सिंह ने। दिल्ली चलो, जी हाँ दिल्ली चलो, दिल्ली चलो किन्होंने बोला था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो, करो या मरो महात्मा गांधी ने। जय हिंद, जय हिंद किन्होंने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की बात किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू। और यदि ये क्यूज वाले स्टूडेंट तो खासकर देखेंगे, यदि आप लोग ऑनलाइन वाले हो आपको भी अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, आप लोग के लिए पर डे बन जाएगा वीडियो, ऐसा कोई ये नहीं है। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। आराम हराम है, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। हे राम, हे राम महात्मा गांधी। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय इन्होंने दिया था जय जवान जय किसान। यदि आप लोग से पूछा जाए जय जवान जय किसान किन्होंने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को किसने कहा है, तो मंगल पांडे ने। जय जगत, जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति किन्होंने दिया है, तो जयप्रकाश नारायण ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा की बात किया जाए तो श्याम लाल गुप्ता पार्षद। वहीं वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन अधिनायक जय रविन्द्रनाथ ठाकुर। साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सही बात है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो किन्होंने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे ये नारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन को वापस जाने के लिए किन्होंने कहा था, लाला लाजपत राय। इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ दिया था, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत के किल साबित होगी। किन्होंने कहा था,
लाला लाजपत राय ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू ने। इसके साथ साथ मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की बात की, वहीं हिंदू उनसे भी ज़्यादा मूर्ख थे जो उन्होंने उसकी मांग को ठुकरा दी। तो ये किन्होंने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने क्या कहा था? क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर रगड़ने से आता है, भगत सिंह ने। तो यदि आप लोग को भी ऐसे ल्यूसेंट कवर करना है तो ऐसे आपका पूरा ल्यूसेंट भी कवर हो जाएगा क्यूज के बहाने, तो आप लोग भी देख सकते हो। तो यहाँ तक आप लोगों ने अभी तक वचन एवं नारे जाना। इनकलाब भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, आराम हराम है जो कि जवाहरलाल नेहरू, हे राम महात्मा गांधी, भारत छोड़ो महात्मा गांधी, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, मारो फिरंगी को मंगल पांडे, जय जगत विनोबा भावे, कर मत दो की बात कहा जाए तो कौन थे? कर मत दो, आप लोग को पता होना चाहिए। कर मत दो की बात हुई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। वहीं आपसे बात किया जाए जय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जन गण मन अधिनायक जय रविन्द्रनाथ ठाकुर, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक, सर्परोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में राम प्रसाद बिस्मिल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने। हु इफ इंडिया डाइज, तो जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रशासन की ताबूत की कील साबित होगी, लाला लाजपत राय। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, अबुल कलाम आज़ाद। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आता है, भगत सिंह। तो एक बार मैंने यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश की और दूसरी बार रिवीजन भी करवा दिया। तो हिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक था, वहीं आप लोग को मिला था स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। तो यहाँ पे पत्र और पत्रिकाओं का नाम है, जिन्होंने लिखा, संपादक और लेखक का भी नाम है। यदि अभ्युदय, जी हाँ, यदि अभ्युदय पूछा जाएगा तो मदन मोहन मालवीय, लीडर पूछा जाए मदन मोहन मालवीय, हिंदुस्तान पूछा जाए तो मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान पुस्तकें लिखी थी। वहीं इंडियन मिरर बाम्बोधिन, आपसे पूछा जाए इंडियन मिरर और बाम्बोधिन दोनों किसने लिखा था? तो केशव चंद्र सेन ने। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, काल प्रांजपे, कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली। तो 5-5 करके याद करोगे तो आराम से हो जाएगा। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, लीडर मदन मोहन मालवीय, हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय, इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन, बाम्बोधिन केशव चंद्र सेन, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, काल प्रांजपे, कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली। तो यहाँ तक तो आपका 5 हो गया। 5 ई साइड का करने की कोशिश करेंगे। केसरी जो कि मराठी में लिखा गया था, दी मराठा और गीता रहस्य। तो ये तो सब बचपन से ही सबको पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन हर चीज़ में आता है। वही कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम और इसके साथ साथ लाइफ डिवाइन सावित्री, ये कौन लिखे थे? तो अरविंद घोष ने। वही नेशन की बात किया जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले और बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम। कर्मयोगी भी पूछा जाएगा तो अरविंद घोष, युगांतर भी पूछा जाएगा तो अरविंद घोष, वंदे मातरम भी तो अरविंद घोष। वहीं आप लोग से पूछा जाएगा लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी? तो आपको पता होना चाहिए लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने। तो अभी तक आप लोगों ने कुछ पुस्तकें और उसके लेखक के बारे में जाना। इसे भी मैं एक बार रिवीजन कर दूंगी कि अभ्युदय, लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय, इंडियन मिरर बाम्बोधिन केशव चंद्र सेन, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, काल प्रांजपे, कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली, केसरी मराठा और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, कर्मयोगी, युगांतर, लाइफ डिवाइन सावित्री अरविंद घोष ने, नेशन गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो अभी तक हिस्ट्री का होमवर्क आप लोग का कंप्लीट हो जा चुका है। अब ज्योग्राफी का जो कि 1 पेज मिला था ज्वालामुखी से, सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में मैं बताना चाहूँगी। इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितना है?
500। जहाँ जहाँ मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं उसे बता देती हूँ। इनमें से प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली। यदि सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में आपसे पूछा जाए कि इसकी संख्या कितना है तो 500। इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली इनमें प्रमुख है। वही मैक्सिको में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय है। मैक्सिको का कौन है तो कोलिमा। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुके। इतना क्वेश्चन आपसे आज किया जाएगा। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के कौन से द्वीप पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए लिपारी द्वीप। वहीं इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है जिसमें आसपास के भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कौन से ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ सक्रिय ज्वालामुखी का। सेकेंड आते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। हुआ नहीं है लेकिन होने की पूरी संभावना है कि हो भी सकता है। तो इसका उदाहरण कौन कौन सा है प्रसुप्त का? विसुबिसियस जो कि भूमध्य सागर में, क्राकटोबा सुंडा जलडमरूमती, फ्यूजियामा जापान में, मेयन फिलीपींस में। शांत ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है, जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं है, उसे शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे कोह सुल्तान, देमबंद, पोपा, किलिमंजारो, चिम्बाराजो। तो ये सारे क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में बहुत पूछते, तो आपको डीपली यहाँ पे आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। वहीं कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर की परिमेखला को अग्निवलय भी कहा जाता है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। सबसे अधिक पूछा जाएगा तो अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक ही ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, भी क्वेश्चन किया जा सकता है। गेसर बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों एवं सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, इसे ही गेसर कहा जाता है। इसे जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर या यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है, इसमें प्रत्येक मिनट पर उद्गार होता है। भाई धुआंरे, नेक्स्ट बात करना है धुआंरे के बारे में कि धुआंरे क्या है। धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। इनमें से गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआंरों को सोलफतारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंधक युक्त को सोलफतारा। अलास्का के कटमई पर्वतों को हजारों धुआंओं की घाटी कहा जाता है। अलास्का को कटमई पर्वत को हजारों धुआंओं की घाटी कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा व न्यूजीलैंड के अटलांटिक खाड़ी में स्थित व्हाइट धूप को भी धुआंरा भी प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपसे पूछा जाए तो कोटोपैक्सी, जिसकी ऊंचाई 19,613, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, 19,613 फीट इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि पूछा जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है तो ओजेस डेल सलाडो। वही विश्व के सबसे ऊंचा जलमुखी पर्वत पूछा जाएगा तो कोटापैक्सी। और ये ओजस डेल सलाडो कहाँ है तो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, शांत पूछा जाएगा तो एकांत में कौन होता है तो एकांका कुआं, जो कि एंडीज पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,960 ईस्वी से मतलब कि 6960 ही याद कर लेना। वही भूकंप, अब आता है भूकंप जो कि PLS के बारे में आप लोग तरंग के बारे में जानते होंगे, तो उसी के बारे में। भूकंप के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि भूगर्भ शास्त्र के एक विशेष शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है, जिसे सिस्मोलॉजी कहलाता है। पहला क्वेश्चन क्लियर। ये कितने तरह से होते हैं तो 4। कौन कौन तो पी तरंगे, प्राथमिक अथवा पी तरंगे। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिसमें ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। सबसे पहले पूछा जाएगा कौन पहुंचती है तो ये पी तरंगे, और कितने किलोमीटर पर सेकेंड होती है धरती के अंदर तो ये 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वहीं पूछा जाएगा जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है।
वहीं बात किया जाए द्वितीय तरंग जो कि एस तरंग है, एस तरंग इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। ये केवल ठोस माध्यम है। एस की बात किया जाए तो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती, इसका वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पी का आप लोगों ने जाना 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड और एस का जाना 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ये सारे क्वेश्चन आज मैं करूँगी भी। नेक्स्ट है सतही तथा एल तरंगे। सतही तथा एल तरंगे इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज एल से है तो आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि एल तरंगों की खोज किसने किया था, HD लव ने किया था। इन्हें कई बार लव वेव के नाम से भी जाना जाता है। इनका अन्य नाम आर वेव मतलब रेल लाइट वेव से है। यह तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। कहाँ तक सीमित रहती है? धरातल तक ही सीमित रहती है। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी 1.5 से 3 किलोमीटर मतलब इसकी 1.5 से 3 किलोमीटर एल का मान लेना, 4 हो जाएगा एस का, 8 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा पी का। इतना तो क्लियर हो चुका है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। इसके साथ साथ इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। क्या क्या निकलते हैं चलो देखते हैं। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है, वहीं कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने से घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहां पर उनके वेग कम हो जाता है। वहीं गौण तरंग जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकता है। गौण तरंग है जो तरंग की बात किया जा रहा है, तो ये द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकते है। एल तरंगे धरातल के पास ही रहती है। वहीं विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपवर्तित होती है। केंद्र की बात किया जाए तब भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलती है एवं भीतर की ओर अवतल पड़ जाती है। किसकी बात किया जा रहा है? पी तथा एसएल तरंगे की। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी इस तरंगे पहुंचती है। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर इस तरंगे लुप्त हो जाती है। इस क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। पी तरंगे अपवर्तित हो जाती है। इस कारण भूकंप का केंद्र 11,000 किलोमीटर के बाद 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ नहीं पहुंचती वहाँ छाया क्षेत्र, ये तो ऑब्वियस है। वहीं अधिकेंद्र भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप अधिकेंद्र किसे कहा जाता है? भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र में सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। ये आपको पता होना चाहिए। अधिकेंद्र में पी तरंगे, जैसा कि मैंने उसका आप लोग को ऐसे ही बता दिया, 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। अंततः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। जिन संवेदनशील यात्राओं द्वारा यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफी कहा जाता है। इसके 3 स्केल है। कितने स्केल? 3। कौन कौन? रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिएक्टर। तो आप लोग को रिएक्टर और मर्केली के बारे में पता चलता ही होगा, तो रॉस के बारे में जानते हो तो रॉसी फेरल, मर्केली और रिएक्टर। रिएक्टर स्केल के बारे में भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 ईस्वी में किया था। यह एक लघु गुणकी पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल को 2.0 से 3.0 तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। वहीं आगे की ओर चलते विभिन्न स्थलाकृति के बारे में, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान। तो पर्वत के बारे में थोड़ा बहुत तो यहाँ पे मिला था, जैसे कि आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया था। 1 पेज ज्योग्राफी का मिला है। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को भी आप कवर करके, मतलब पेज बाई पेज कवर करके भी बहुत जल्दी लेसन को कवर कर सकते हो। तो लेसन को जल्दी जल्दी कवर करना है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। यदि आपको पर डे चाहिए तो मैं पर डे डाल दिया करूँगी, नहीं तो सिर्फ ग्रुप में ही भेज दिया करूँगी। ब्लॉक पर्वत उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ब्लॉक पर्वत जब चट्टान में स्थित भ्रंशों के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तो अगल बगल के भाग में ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। ब्लॉक पर्वत के से आप लोग को क्या पता चला? जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग में नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊपर उठ जाता है,
ब्लॉक पर्वत कहलाता है। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहा जाता है। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भूस्खलनों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण बॉसेज जो कि फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, ये कहलाती है, जो कि ब्लॉक पर्वत की एग्जाम्पल है। इसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बाद मैं अब पॉलिटी में आऊँगी, जो कि 169 और 170 मिला था, जो कि लोकसभा से था। तो यहाँ वाला क्वेश्चन भी मैं कर लेना चाहूँगी। तो यहाँ पे सिर्फ अनुच्छेद आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन अनुच्छेद से गड़बड़ाते हैं स्टूडेंट। तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, ठीक। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यह कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 75 के 3 में है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक कितने बार हुआ है? तो 8 बार हुआ है। आपातकाल की घोषणा होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल वृद्धि कर सकता है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा, ये कहा गया। इसके साथ साथ 1976 में लोकसभा कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा एवं राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठक 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। आगे की ओर मैं बताना चाहूँगी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन की सदस्यता की कुल संख्या का 10 भाग होता है। ये कौन से अनुच्छेद में? तो गणपूर्ति आपको पता होना चाहिए 1/10वां अनुच्छेद है। तो ये कौन से अनुच्छेद में जिक्र किया गया था? 100 के 3 में। यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति। करेंट अफेयर का मैं पहले करवा देना चाहूँगी। करेंट अफेयर वाला पहले टॉपिक आप लोग देख लो। यदि जनवरी की बात किया जाए कि जनवरी में कौन कौन सा दिवस जो कि आपके एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं, तो विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। वहीं प्रवासी भारतीय दिवस की बात किया जाए तो 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस की बात किया जाए तो 15 जनवरी को। पराक्रम दिवस जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि बालिका छात्राओं, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और शहीद दिवस के साथ साथ कुष्ठ दिवस 30 जनवरी। तो यहाँ पे आपका जनवरी वाला पार्ट खत्म होता है। फरवरी में देखते हैं कि फरवरी में इंपॉर्टेंट क्या है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल के नाम से जो मनाया जाता है 11 फरवरी। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। शहीद दिवस जो कि बिहार सरकार वाला, मुंगेर वाला, तो 15 फरवरी। वहीं विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। मार्च की बात किया जाए कि मार्च में क्या मनाया जाता है, तो मार्च में विश्व वन्य जीव दिवस जो कि 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मई को। विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। वहीं प्रेरणा दिवस 17 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च। विश्व क्षय रोग जो कि तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अप्रैल में आते हैं कि अप्रैल में क्या मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। समानता दिवस 14 अप्रैल। विश्व विरासत 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस, मलेरिया पूछा जाएगा तो 25 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। वहीं आगे की ओर चलते हैं। मई में 1 मई को मजदूर दिवस। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कुछ मंथ के और दिवस है जो कि आप लोग को यहाँ पे दिखाती हूँ। इसके साथ साथ मई महीने में आप लोग को क्या क्या मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस का डेट पूछा जाए तो 7 मई। वहीं आप लोग को रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। नर्स दिवस 12 मई और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। जून की बात किया जाए, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। महासागरीय दिवस 8 जून। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। बात किया जाए जुलाई मंथ में कि जुलाई मंथ में कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 जुलाई की बात किया जाए तो चिकित्सक दिवस, जीएसटी दिवस,
विश्व जनसंख्या दिवस। वहीं बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 तारीख को, कारगिल विजय दिवस 26 तारीख को, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। अगस्त की बात किया जाए कि अगस्त में क्या मनाया जाते थे, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। भाला फेंक जो कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आए थे 7 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। विभाजन विभूषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। खेला होवे दिवस जो कि पश्चिम बंगाल का है 16 अगस्त। सद्भावना दिवस राजीव गांधी का 20 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। सितंबर की बात किया जाए, सितंबर मंथ में क्या क्या मनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपको 5 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं 8 सितंबर की बात किया जाए तो आपको 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए महाकवि दिवस तो 11 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। इसके साथ साथ बात किया जाए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आज तो सेशन में चलेंगे क्यूज वाले में, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अगस्त को विश्व छात्र दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस की बात किया जाए तो 20 अक्टूबर। वहीं संयुक्त राष्ट्र दिवस को 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर। नवंबर माह की ओर चलते कि नवंबर में कौन कौन सा मंथ मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर। इसके साथ साथ 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। विश्व विज्ञान दिवस 10 अक्टूबर नवंबर को। वही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर। शहादत दिवस 24 नवंबर जो कि गुरु तेग बहादुर के नाम पर मनाया जाता है 24 नवंबर को। राष्ट्रीय विधि दिवस संविधान दिवस 26 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर। वहीं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और विश्व ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर जो कि श्री रामानुजन के नाम से। किसान दिवस 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। सुशासन दिवस 25 दिसंबर और वीर बालक दिवस 26 दिसंबर। तो आज का क्यूज वाला मैंने सारा होमवर्क आप लोग को यहाँ पे डाल दिया है और एक बार मैंने सारी चीज़ ऊपर से नीचे रीड भी कर लिया। तो आप लोग को ये कैसा लगा, तो यदि ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हो तब तो सही है, यदि ऑनलाइन वाले कोई भी पर डे ये सेशन चाहते हैं तो पर डे मैं डाल दिया करूँगी होमवर्क के साथ साथ सारी चीज़ को मैं एक बार रीड कर दूँगी। तो आपको ये कैसा लगा तो ये कमेंट भी कर सकते हो। तो थैंक यू।